सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस टी एजुकेशन हब में। पिछले जो हमारे वीडियोस थे उनमें हमने बेसिक के टॉपिक्स जितने भी थे वो कवर कर लिए थे। आज हम चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है मात्रक एवं मापन, कक्षा 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक एवं मापन। मापन का मतलब आपको पता है किसी भी भौतिक राशि को किस प्रकार मापा जाता है, वो सब हम देखेंगे मापन के अंदर। लेकिन मात्रक क्या होता है उसको हम देखते हैं। पहले मात्रक को परिभाषित किस प्रकार किया जाता है। देखिए, बेसिक आइडिया अगर आप लगाना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि द्रव्यमान का एक उदाहरण लें। हम द्रव्यमान का उदाहरण लें कि मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम है तो इसमें ये 2 जो है वो तो परिमाण को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, उस द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान को। और किलोग्राम जो है ना वो उसका मात्रक है, ये मात्रक है हमारा। इसी प्रकार दूरी का मात्रक, जैसे 2 मीटर की दूरी है कोई, तो ये जो मीटर है ना ये हमारा मात्रक है, मीटर। इसी प्रकार अगर समय की बात करें तो समय को हम 4 सेकंड लिख सकते हैं, तो ये सेकंड जो हो गया ना वो समय का मात्रक हो गया। ये सब जो लास्ट में आ रहे हैं ना इनको बोला जाता है भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है, अब इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे वो देखिए आप। परिभाषित ऐसे किया जाता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक। दिख रहा है आपको? राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, उसके लिए सॉरी इन एडवांस। देखिए, यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक, इसको समझिए आप ध्यान से। यादृच्छिक रूप से का अर्थ है इंडिपेंडेंटली, यानी मन मर्जी से, अपने हिसाब से। ऐसे बोल सकते हैं आप कि अपने हिसाब से आपने कोई चूज कर लिया कि ये जो है ये मात्रक हमारे यादृच्छिक रूप से अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, मान्यता प्राप्त यानी कि कोई संस्था है उससे आपने मान्यता ले ली कि भाई 1 किलोग्राम जो होगा ना वो इतना होगा, 1 किलोग्राम इतना होगा, ये आपने मान्यता ले ली। किसी बड़ी संस्था ने ये इसको मान्यता दे दी इस 1 किलोग्राम के वजन को कि हाँ इतना वजन जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, तो ये मान्यता प्राप्त का ये अर्थ है। संदर्भ मानक का मतलब क्या है? संदर्भ मानक का मतलब है रेफरेंस। अब रेफरेंस का अर्थ क्या हुआ कि आपने 1 किलोग्राम की जो वस्तु है ना, 1 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है उसको एज ए रेफरेंस यानी कि एज ए संदर्भ मानक यूज किया है, तो उसकी तुलना में, इससे हम तुलना करेंगे, हम बाकी की जितने भी वस्तु है ना संसार में उनके जो है तुलना करेंगे इसके द्रव्यमान से। अब मान लो कि कोई वस्तु है वो इससे 2 गुना ज़्यादा वेट की है, 2 गुना भारी है। ये 1 किलो हमने मान लिया कि इतना है, और ये जो दूसरी वस्तु है ना वो जो है इससे 2 गुना ज़्यादा भारी है, तो ये अपने आप 2 kg की होगी ना। अगर इसको हमने 1 किलो माना है और ये इससे 2 गुना ज़्यादा भारी है तो ये 2 किलोग्राम की होगी। इसी प्रकार की कोई वस्तु यदि 10 गुना भारी है इससे, इस वस्तु से, इस 1 किलोग्राम वाले वेट से अगर 10 गुना भारी है तो ये 10 किलोग्राम की वस्तु होगी। तो ये पता कैसे चल रहा है कि ये 10 किलोग्राम की है? क्योंकि हमने 1 किलोग्राम मान लिया कि ये इतना वेट जो है ना, इतना वेट वो 1 किलोग्राम का है। तो इसमें अगर 1 किलोग्राम के 10 पार्ट आ गए, मान लो ऐसे ऐसे करके 10 पार्ट आ गए, तो ये 10 किलोग्राम की वस्तु हो गई। इसको बोला जाता है एज ए रेफरेंस। जो हमने मान लिया ना ये हमारा 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम वो हमारा मात्रक है। एज ए रेफरेंस इसको यूज करके हम बाकी वस्तुओं के द्रव्यमान को निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी भौतिक राशियों का एक हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि देखो 1 मीटर इतना होता है, 1 सेकंड इतना बड़ा होता है, 1 किलोग्राम इतना बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो हम यूज करते हैं ना किसी भी संदर्भ मानक के रूप में किसी पार्ट को, उसको बोला जाता है मात्रक। ये तो हो गया मात्रक की हमारी परिभाषा कि मात्रक इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं मात्रकों के प्रकार कितने होते हैं। मात्रकों के प्रकार मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा है मूल मात्रक, और एक हमारे होते हैं दूसरा वाला व्युत्पन्न मात्रक। देखो, मूल मात्रक तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करें। मूल राशियां जो है ना, मूल भौतिक राशियां, उनको व्यक्त करते हो, इनको बोला जाता है मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है
जो किन्हीं जो मूल भौतिक राशियाँ जो हमारी है ना, उनकी हेल्प से जो भौतिक राशियाँ हमें प्राप्त होती है उनको बोला जाता है उनके मात्रकों को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियाँ कौन सी है वो देखिए आप। मूल राशियाँ हैं, द्रव्यमान है वो मूल राशि है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जो है वो मूल मात्रक हो गया, या ग्राम हो गया वो मूल मात्रक हो गया, या फिर दूरी है वो एक मूल राशि है तो उसका जो मात्रक हो गया मीटर या सेंटीमीटर, वो हमारा मूल मात्रक हो गया। इसी तरह समय जो है वो एक मूल राशि है तो उसका जो मात्रक है सेकंड, वो हो गया हमारा मूल मात्रक हो गया। ये हमारे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, ये जो है ना ये हमारे मूल मात्रक है, ये वाले हमारे मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहा जाता है जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कौन सी है? जैसे कि बल ले लिया हमने। बल कोई मूल राशि थोड़ी है, बल तो है वो क्या बोलते हैं उसको, m×a। एक तो द्रव्यमान और एक ये त्वरण। बल का सूत्र ये होता है ना, F = ma। तो m जो है वो द्रव्यमान है और a जो है वो त्वरण है। अब इसका हम मात्रक कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से व्युत्पन्न हुई है। तो इसका हम मात्रक किस प्रकार निकालेंगे? द्रव्यमान का तो सीधा लिख देंगे हम किलोग्राम, कि किलोग्राम आ गया द्रव्यमान का मात्रक। अब त्वरण का मात्रक हम निकालते हैं यहाँ पे। त्वरण का मात्रक, त्वरण का सूत्र क्या होता है? A = वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग बट्टा समय। और वेग का भी है ना, वेग भी एक व्युत्पन्न राशि है, वेग भी एक मूल राशि नहीं है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टा समय। आपको पता है वेग विस्थापन बट्टा समय होता है, और एक ये वाला समय है ही पहले से हमारे पास, तो समय हो गए 2 नीचे। तो विस्थापन जो है वो तो दूरी को ही व्यक्त करता है, विस्थापन जो है उसका मात्रक दूरी का मात्रक सेम ही होता है, तो इसको हम लिख देंगे मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर, और नीचे समय का मात्रक जो है वो t² हो जाएगा, t×t, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेकंड स्क्वायर। समय का मात्रक सेकंड होता है ना, तो त्वरण का मात्रक जो है वो आ गया मीटर×10⁻²। ये हमारा त्वरण का मात्रक। त्वरण भी एक व्युत्पन्न राशि है, त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक ये आ गया मीटर/10⁻²। अब इसको बल में रखेंगे, kg से इसको गुणा करेंगे, मीटर×10⁻², तो ये जो हमारा आ गया kg मीटर/10⁻², ये हमारा बल का मात्रक आ गया। इसको बोला जाता है बल का व्युत्पन्न मात्रक। तो ये डिफरेंस है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में। इस प्रकार जो है हम किसी भी भौतिक राशि को, मूल भौतिक राशियाँ जो है ना उनमें व्यक्त करके अंत में ये जो लास्ट में जो पार्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट, ये मूल भौतिक राशियों के रूप में आना चाहिए। फिर मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक है ना, मूल मात्रक, उनको हम लास्ट में रख देंगे, तो जो है उस व्युत्पन्न भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारा मात्रकों के प्रकार। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई उसको आप रिजॉल्व कर दूँ आपके डाउट को। और आगे देखते हैं कि भाई मात्रक हो गए, मात्रकों के प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है। मात्रकों की पद्धति बोल दो या प्रणाली बोल दो, एक ही बात है। पद्धतियाँ, या फिर इसको इंग्लिश में सिस्टम्स बोला जाता है, सिस्टम्स। पद्धतियाँ या प्रणालियाँ का मतलब क्या है? देखो, पद्धतियाँ वो होती है जिसमें मात्रकों के हम कुछ सेट लेते हैं, मतलब कि ये मात्रक है, ये उस पद्धति का पार्ट होंगे, उस पद्धति के पार्ट होंगे, उसको बोला जाता है, उस सेट को, पूरे सेट को बोला जाता है पद्धति। जैसे कि एक तो है MKS पद्धति, पद्धतियों के प्रकार है, एक हमारी CGS पद्धति और एक हमारी FPS पद्धति। इसको परिभाषित इस प्रकार करते हैं, देखो, सेट ऑफ यूनिट्स या फिर सेट ऑफ मैथ, किस प्रकार लिख सकते हैं इसको? MKS, CGS, FPS का मतलब क्या है वो देखो। MKS पद्धति में ये जो M है ना, शुरू वाला, ये तो व्यक्त करेगा दूरी को, दूरी। बीच वाला जो पार्ट है ना वो व्यक्त करेगा द्रव्यमान को, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो व्यक्त करेगा समय को। ठीक है। अब MKS का मतलब क्या हुआ? कैपिटल M का मतलब है कि दूरी जो है वो हमें मीटर में लेनी है, मीटर में यानी M। वैसे तो स्मॉल m लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पद्धति के अंदर जो नाम है ना उसमें कैपिटल M आएगा। M का मतलब है मीटर, द्रव्यमान का मतलब है किलोग्राम, kg, और समय S का मतलब है, उसका मतलब है सेकंड। इसी प्रकार CGS में है ना, यहाँ पे
दूरी लेंगे, दूरी को लेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को लेंगे ग्राम में, जी से ग्राम, और एस को लेंगे यानी समय को लेंगे सेकंड में। इसी प्रकार एफपीएस पद्धति जो हम लेंगे ना, उसमें एफ का तो मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, फुट जो है वो दूरी का मात्रक है, सॉरी फुट जो है वो दूरी का मात्रक है, और एस जो है समय टाइम, उसको लिखेंगे सेकंड में। समय का मात्रक तीनों में सेम रहेगा, और जो दूरी और द्रव्यमान का मात्रक है ना वो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होगा। हम जो है नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में एमकेएस पद्धति का यूज़ करते हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो एफपीएस पद्धति का भी यूज़ करती हैं। अब अलग अलग पद्धतियाँ जो है ना उनमें अलग अलग सेट है, जैसे हम सबको एक साथ नहीं ले सकते। जैसे कि हमें अगर मीटर में हम दूरी को माप रहे हैं तो हमें द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापना है। यदि हम दूरी को फुट में माप रहे हैं तो हमें द्रव्यमान को पाउंड में मापना चाहिए, यानी कि एक ही पद्धति के हिसाब से सभी मात्रकों को हमें व्यक्त करना है। अब एक और पद्धति हमारी आती है, वो हमारी एसआई पद्धति, जो कि हम वैज्ञानिक रूप से यूज़ करते हैं। नॉर्मल हमारी जो फिजिक्स है ना, हमारी जो अभी एडवांस फिजिक्स है, उसमें हम एसआई पद्धति को हमेशा यूज़ करते हैं। एसआई पद्धति जो होती है ना वो एमकेएस पद्धति का ही एक मॉडिफाइड रूप है। ये तीन है, तो पद्धतियाँ तो तीन ही हमारी, जो हमारी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है ना वो तीन ही है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। लेकिन एसआई पद्धति जो है जो हम यूज़ करते हैं भौतिकी के अंदर, अपने आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जितने भी आएंगे सारे सिलेबस के अंदर, वो हम एसआई पद्धति का यूज़ करके उनमें भौतिक राशियों को व्यक्त करेंगे। एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति का मॉडिफाइड रूप है। इसमें भी दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेना है। ऐसा ही होता है एमकेएस पद्धति में। यदि आपसे कोई अंतर पूछ ले तो अंतर बस इतना ही है कि इसमें मीटर की परिभाषा जो है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड की परिभाषा है वो अलग है इसमें, और इसमें परिभाषा अलग है। उनका जो मान है ना वो तो उतना ही है कि 1 मीटर उतना ही बड़ा है, 1 किलोग्राम उतना ही बड़ा है, 1 सेकंड उतना ही बड़ा है। लेकिन जो परिभाषाएं होंगी ना इसमें एमकेएस में अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया गया था इनको, और एसआई में अलग प्रकार से, बाकी कोई अंतर नहीं है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड का जो मान है ना कि इतना बड़ा होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये बस मॉडिफाइड रूप है, उसमें और कुछ नहीं है उसमें। ये हो गए हमारे पद्धतियाँ बस इतनी है हमारी। इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर को। इससे ज़्यादा जो टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बस बेसिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो आप जो है इसमें ज़्यादा माथापच्ची तो करें नहीं, वो आपके लिए सही रहेगा। और बुक से पढ़ें, बुक को है ना वो प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा। लेकिन बुक के अंदर भी है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत पढ़िए। बुक के अंदर भी कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको आप छोड़ दीजिए, और पिछले साल के जो पेपर्स है ना उनको उठा के देख लीजिए, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उस हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब हम अगला टॉपिक जो है वो उस पर मूव करते हैं। अगले टॉपिक का हमारा नाम है वो है सार्थक अंक। पिछला टॉपिक तो मात्रक का कंप्लीट हो गया। मात्रक क्या होते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने में हमारी मदद करते हैं कि वो उसको पूरी प्रकार से हम परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं कि किसी भी संख्या की हम बात करें, कोई भी संख्या हो, जैसे कि 12,500 हमने ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, या हम ऐसे देख लें कि 1348.567 ऐसी संख्या हमने ले ली। या फिर पाई की बात करें 3.14, पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, आगे भी कुछ ना कुछ वो अंक आते रहते हैं। किसी भी संख्या के अंदर हमें पहचानना है कि सार्थक अंक कितने हैं और जो है अनिश्चित अंक कितने हैं। यदि आपसे परिभाषा कोई पूछ ले कि सार्थक अंकों की परिभाषा परिभाषित कर दिए, तो सार्थक अंक उन एक तो होते हैं हमारे निश्चित अंक या विश्वसनीय अंक। किसी भी संख्या में दो प्रकार के अंक होते हैं किसी भी पूरी संख्या के अंदर। एक तो होते हैं विश्वसनीय अंक और एक हमारे होते हैं अनिश्चित अंक। विश्वसनीय अंक तो वो है जिनको लिखना ही पड़ेगा। अगर या आपने उन अंकों को नहीं लिखा, उन अंकों को नहीं मान लो चुना अपनी संख्या के अंदर, तो संख्या का जो मान है ना वही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उनको बोला जाता है विश्वसनीय अंक, यानी यूनिवर्सल है ये तो लिखने ही पड़ेंगे। एक होते हैं अनिश्चित अंक। अब मान लो मैं 3.14 के बाद में ना पाई के मान में 3.14 के बाद में 5 लिख दूं, 6 लिख दूं, 7 लिख दूं, ये जो भी है ये आप लिखेंगे तो भी पाई के मान में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वो 3.14 है वो विश्वसनीय अंकों में, सार्थक अंकों में आ गए।
उसके बाद वाले जो अंक है ना वो अनिश्चित अंक है, तो आप उनको कंसीडर करें या फिर ना करें संख्या के अंदर, संख्या के मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए आप जो है, इसलिए हम सार्थक अंकों को पढ़ते हैं। अब विश्वसनीय अंक प्लस प्रथम अनिश्चित अंक, ये जो है वो सारे होते हैं, वो होते हैं सार्थक अंक। केवल विश्वसनीय अंक सार्थक अंक नहीं होते, विश्वसनीय अंक और प्रथम जो हमारा अनिश्चित अंक जो होगा ना, यहाँ पे जो आएगा 5 वाला या 6 वाला 3.14 के बाद में, वो हमारा ये सारे अंक जो होंगे ना वो होंगे हमारे सार्थक अंक। अब सार्थक अंकों को है ना ऐसे आपको समझने की तो उतनी आवश्यकता नहीं है, आपको बस पहचानना है कि कौन कौन से अंक जो है वो सार्थक अंक होंगे। आपको इनकी परिभाषा भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब सार्थक अंकों को पहचानने के लिए ना कुछ नियम हमारे पास है, 4-5 नियम है, तो वो हम जो है अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों को पहचानने के जो नियम है ना, वो हम उनके बारे में बात करते हैं कि कितने नियम है। 5 नियम है। पहला नियम तो ये कहता है, पहला नियम सार्थक अंकों का कहता है कि सभी शून्यतर अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। शून्यतर अंक का मतलब है कि ये देखिए बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, शून्यतर अंक का मतलब 0 नहीं है, या फिर शून्यतर का मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि जो 0 की तरफ अग्रसर हो, नहीं, 0 का उसमें कोई रोल नहीं है। नॉन जीरो जो अंक होते हैं ना, नॉन जीरो यानी कि 0 को छोड़कर सभी अंक 1 2 3 4 5 6 जितने भी अंक हैं हमारे, उनको बोला जाता है शून्यतर अंक यानी अशून्य अंक। शून्यतर का मतलब है अशून्य अंक जो है ना वो हमारे हैं, यानी इसमें शून्य नहीं आना चाहिए, बस शून्य के अलावा जितने भी अंक है वो हमारे शून्यतर अंक होते हैं। सभी शून्यतर अंक जो होंगे वो हमारे सार्थक अंक होंगे। जैसे किसी संख्या को हमने लिखा कि 73.54, तो इसमें 7 3 5 और 4 ये सारे अशून्य अंक है यानी शून्यतर अंक है, तो इनमें 7 3 5 और 4 ये चारों जो है सार्थक अंक हमारे होंगे। ठीक है। रूल 2, दूसरा रूल देखते हैं। देखो रूल 2 हमारा है, दो शून्यतर अंकों के बीच के सभी शून्य जो होंगे वो हमारे सार्थक अंक होंगे। दो शून्यतर अंकों के बीच के सभी शून्य, यानी कि देखो 704.506। अब ये देखो आप कि 7 और 4 के बीच में ये जो शून्य आ गया ना, और 5 और 6 के बीच में ये शून्य आ गया, तो ये दोनों शून्य जो है वो सार्थक अंक है, ये भी दोनों सार्थक अंक है। और 7 4 5 और 6 ये तो हमारे सार्थक अंक है ही पहले नियम के अनुसार, क्योंकि ये शून्य नहीं है। तो शून्य जो है ना वो अगर दो अशून्य अंकों के बीच में, दो नॉन जीरो अंकों के बीच में यदि आ गए, तो उन वो शून्य जो होंगे वो भी सार्थक अंकों में कंसीडर किए जाएंगे। ये हमारा है दूसरा नियम। अब रूल तीसरा देखते हैं। देखो रूल तीसरा है कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो, लेस देन 1 हो, तो पहले शून्यतर अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। बहुत अजीब सा नियम है, देखो लिखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो नहीं लगेगा। 1 से छोटी कोई संख्या लेते हैं। देखिए 1 से छोटी संख्या का मतलब है कि वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी, 0 पॉइंट। अब इसमें हम 0 0 5 6 7 इस प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है। अब पहला अशून्य अंक देखिए दशमलव के बाद का पहला अशून्य अंक है हमारा 5। अब 5 के बाईं ओर की संख्या है, ये देखो दशमलव की संख्या के अंतिम शून्य, सॉरी कौन सा नियम है ये वाला नियम, सॉरी तीसरा नियम। तो पहले शून्यतर अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी कि ये हमारा पहला शून्यतर अंक है। इसके बाईं ओर के देखो, ये तो हमारा राइट है दाईं ओर, और ये हमारा है बाईं ओर। तो बाईं ओर के ये जो शून्य है ना दशमलव के बाद वाले 2 0, ये सार्थक अंक नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत से लोग करते हैं कि भैया ये जो 2 0 है ना पॉइंट के बाद वाले, ये सार्थक अंक होंगे, लेकिन नहीं। 1 से छोटी जितनी भी संख्या होगी ना उस अंक, उसमें पहले शून्यतर अंक के बाईं ओर के जो शून्य होंगे ना ये वाले, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं बिना दशमलव की संख्या के अंतिम शून्य। ये भी, इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे कि हमने एक संख्या ले ली 12,500, 12,500, तो ये जो अंक है ना दो वाले लास्ट वाले, ये बिना दशमलव की संख्या है। पहला तो ये हो गया हमारा, दशमलव इसमें है नहीं। अब 12,500 के जो लास्ट वाले 2 0 है ना वो सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखिए आप इस बात का, याद रखिए कि किसी भी बड़ी संख्या कोई भी आ गई उसमें आपको लगेगा कि यार 2 0 को यदि हम हटा दें तो ये तो 125 हो गया, तो ये तो 12,500 से बहुत दूर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि 12,500 के जो लास्ट वाले शून्य है ना उनको हम यदि मात्रक को बदल दें तो वो 2 शून्य हट जाएंगे। जैसे मान लो 12,500 जो है वो हमने सेंटीमीटर में लिख दिया,
सॉरी मीटर में लिख दिया मान लो, हाँ चलो सेंटीमीटर में लिख के देख लेते हैं। 125 और ये लास्ट में 12,500 में, इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं 12,500 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 125 मीटर, ठीक है। मात्रक बदलते ये जो है 125 हो गया। तो ये जो लास्ट वाले दो शून्य होंगे ना, वो सार्थक अंक में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये हमारा है चौथा नियम। और लास्ट वाला जो हमारा पांचवा नियम है वो देखिए कि दशमलव की संख्या के अंतिम शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव की संख्या कोई आ गई, मान लो 125.6700। अब इन जीरो को आप हटा नहीं सकते, देखो इन जीरो को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, ये सार्थक अंक होते हैं। आप इन पांचों नियमों को जो है ना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़े, तो इनको आप एक बार है ना जो प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बार बार संख्याओं को लिखिए और देखिए कि कौन से अंक जो है सार्थक अंक है और कौन कौन से नहीं है। देखिए लास्ट वाला नियम फिर से देखते हैं। दशमलव की संख्या कोई आ गई, इसमें दशमलव आ गया इस पूरी संख्या में। अब इसमें दशमलव के बाद के जो अंतिम शून्य जो होंगे ना, या इनको ये भी बोल सकते हैं अनुगामी शून्य। अनुगामी जो है वो वर्ड आपके किताब में लिखा हुआ है, अंतिम नहीं लिखा हुआ। अनुगामी का मतलब अंतिम ही होता है। अनुगामी शून्य जो होंगे ना, उनको सार्थक अंक कहेंगे, वो सार्थक अंक में कंसीडर किए जाएंगे। तो अब इस पूरी संख्या में सार्थक अंक टोटल कितने हो गए? 1 2 5 6 7। ये क्यों हो गए? क्योंकि ये अशून्य अंक है, अशून्य यानी शून्यतर अंक है। और ये जो लास्ट वाले पांचवें नियम से ये भी होंगे, तो टोटल जो है 7 इसमें सार्थक अंक है। ये हमारे हो गए सार्थक अंकों के नियम। मेन जो इम्पोर्टेंट नियम्स जो हमारे हैं ना, वो हमारे हैं सार्थक अंकों के नियम हो गए, ठीक है। अब आप देखिए, हम एक नोट लिखते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो नोट ये है कि मात्रकों में परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। मात्रकों में परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे? कि मान लो हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, किसी संख्या को हम व्यक्त कर रहे हैं 807 मीटर है, ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो ये 807 इंटू 00 जो है सेंटीमीटर में आ जाएगी। लेकिन सार्थक अंकों की संख्या है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक नोट है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये जो नोट है ना, इसको आपको याद रखना एकदम। मात्रकों में परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ देखिए एक भ्रांति पैदा हो जाती है, सार्थक अंकों की भ्रांति इसको बोला जाता है। तो देखिए हम देखते हैं कि सार्थक अंकों की जो भ्रांति है उसका हम निवारण किस प्रकार करेंगे। भ्रांति का मतलब हमने पिछले स्लाइड में देख लिया कि कोई भी संख्या हमने ले ली, मान लो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि 8,500 हमने मीटर ले लिया, 8,500 हमने एक मीटर में ले लिया और इसको हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो ये हमारे लगभग 85 मिलीमीटर हो गए। 85 मिलीमीटर हो गए, 8.500 मीटर जो है उसको हम 85 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 8.500 के अंदर तो है सार्थक अंक, वो 4 है, 1 8 5 8 है वो सार्थक अंक है, एक 5 भी सार्थक अंक है, और 0 ये जो 2 है ना, ये भी हमारे सार्थक अंक है। तो टोटल जो है वो 4 हमारे सार्थक अंक है। लेकिन 85 मिलीमीटर जो है, जो इसके बराबर ही है, उसमें देखिए सार्थक अंक जो है वो 2 ही है, एक तो है 8 और एक है हमारा 5, ठीक है। और हमें ये देखना है कि मात्रकों में परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है परिवर्तन। तो इसका हम निवारण किस प्रकार करें? तो इसका निवारण जो होता है ना, वो एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा होता है। वैज्ञानिक विधि कौन सी है वो देखिए, हम जानते हैं वैज्ञानिक विधि निवारण की वैज्ञानिक विधि में हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या को जो है वो इस प्रकार लिखते हैं, a इंटू 10 की घात b के रूप में हम लिखते हैं। a और 10 की घात इंटू में b। a और b क्या, वो देखो आप, a एक ऐसी संख्या है, संख्या जिसके प्रथम अंक के बाद दशमलव
लगा हो, दशमलव लगा हो। ए जो है वो एक ऐसी संख्या है जिसके प्रथम अंक के बाद दशमलव लगा हो, और बी जो है वो एक घात है, एक पूर्ण घात है, ठीक है। 10 की घात बी जो है वो पूर्ण घात है। अब हम देखेंगे कि 10 की घात बी वाला जो पार्ट है ना, इसमें 10 की घात बी वाला ये जो इतना पार्ट है, इसका सार्थक अंकों में कोई रोल नहीं होता, इसमें सार्थक अंकों में कोई रोल नहीं होता इसका। और ए जो है ना, केवल उसको देखेंगे कि वो जो है उसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो ये पूरी संख्या जो होगी ना ए इंटू 10 की घात बी की, उसके सारे जो सार्थक अंक है वो सारे ए में ही होने चाहिए। इस प्रकार हम हर संख्या को जो है निरूपित करते हैं। ये निरूपण का तरीका है किसी भी संख्या को, यदि मात्रक बदल भी जाए फिर भी आपको जो है ए इंटू 10 की घात बी के रूप में इसको लिखना है, ताकि क्या हो कि सार्थक अंक है ना वो सेम ही रहेंगे। वो किस प्रकार सेम रहेंगे देखो, देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि 8.500 जो हमारा है वो मीटर है, 8.500 मीटर है। अब इसको हम मिलीमीटर में देखते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में लिखते हैं इसको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 10 की घात 3 जो है वो मिलीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखो 8500 बराबर 85 मिलीमीटर हम लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.500, और मीटर को जो है उस मिलीमीटर में बदलेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे 10 की घात 3 मिलीमीटर, समझे। तो 8.500 इंटू 10 की घात 3 मिलीमीटर हम लिखेंगे, ना कि 85 मिलीमीटर। ये लिखने का तरीका तो वैसे तो सही है, लेकिन जब हम वैज्ञानिक विधि से इसको लिखेंगे ना, तो हम हमेशा सार्थक अंकों को जब चूज करेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 8.500 इंटू 10 की घात 3 मिलीमीटर। इससे क्या हुआ देखो, ए जो है हमारी 8.500 जो है वो ए के बराबर है। अब ए बराबर 8.500 है, क्यों? क्योंकि इसमें पहली जो संख्या है 8, उसके बाद दशमलव आ रहा है। ऐसी संख्या जिसके प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाओ, ठीक है। 8 के बाद पॉइंट आ गया, और तो ये तो हो गया हमारा ए, और ये हमारा है बी का मान 3 है, इसमें बी का मान 3, तो ये हो गया 10 की घात 3, ठीक है। अब देखो इसमें सार्थक अंक कितने हैं। हमने अभी बात की कि 10 की घात 3 जो है, 10 की घात बी वाला ये वाला पार्ट है, उसका सार्थक अंक में कोई रोल नहीं है, सार्थक अंक में कोई रोल नहीं है। लेकिन 8.500 है, उसके सार्थक अंक देखिए, 8 जो है वो सार्थक अंक है, 5 भी सार्थक अंक है, और ये दो जीरो है ना लास्ट वाले, ये भी सार्थक अंक है। आप जो पिछले नियम जो मैंने लिखाए थे ना अभी, पाँच जो नियम थे वो आप देख लीजिए। 8500, ये मिलीमीटर में भी अब 4 ही सार्थक अंक है इसमें, 8500, और यहाँ मीटर वाले में भी इसमें 8500, यही 4 सार्थक अंक है। तो हमारे सार्थक अंक इसमें भी 4 आ गए, इसमें भी 4 आ गए। तो ऐसे इस प्रकार इस विधि से, वैज्ञानिक विधि से सार्थक अंकों की जो भ्रांति थी ना, उसका निवारण हो गया। ये हमारा हो गया सार्थक अंकों का टॉपिक कंप्लीट। पिछला जो हमने मात्रक जो था वो कवर कर लिया था, और सार्थक अंकों के जो नियम थे और सार्थक अंकों की भ्रांति और उसका निवारण किस प्रकार होता है वो भी कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम जो है वो जानेंगे कि पूर्णांकों का निर्माण किस प्रकार होता है, और जो एक और मेन टॉपिक आपका रह गया इस चैप्टर का, विमाएँ, कि भौतिक राशियों को विमाओं के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।